नमस्कार। स्टडी ग्रुप 9-6 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, मॉडल पेपर हैं आपके वर्ष 2011 से लेकर 2021 तक के मध्य, वो सभी हम लोग अभी इस समय करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में पिछली वीडियो जो आपने देखी वो 2014 सितंबर की थी। आज हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट का चौथा प्रश्न पत्र है, जो कि वर्ष 2011 और 2014 फरवरी का है। देर न करते हुए चलिए सीधे ही प्रश्न को पढ़ना और प्रश्न को सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। किस चीज़ की अपेक्षा की जा सकती है? कि वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं, यानी किस तरीके से उनको वह अपने स्कोर्स को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर्स यानी कितने मार्क्स ला सकते हैं, अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं। या दूसरा, वह सामूहिक कार्य में सक्रियता के साथ भागीदारी का निर्वाह करें। इसके साथ सक्रियता के साथ भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। और चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि किस प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वो सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यह केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड CBSE जो है हमेशा एक चीज पर फोकस करती है, जो होती है सामूहिक कार्य में सक्रियता के साथ भागीदारी। सामूहिक कार्य में सक्रियता के साथ भागीदारी, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। ठीक है ना, भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल। ऐसा क्यों? क्योंकि CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हम ये अपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है, कि सामाजिक या सामूहिक या समाज या देश आदि के भले के लिए सभी कार्यों में भाग लेंगे, उनकी शिक्षा मानसिक बुद्धि का उसमें विकास आवश्यक हो। इसीलिए समूह के कार्य में सक्रियता के साथ भागीदारी करने तथा सामाजिक कौशल भी सीखें। ये सबसे उचित आंसर है इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। देखिए, वाइगोत्स्की महोदय ने कहा था कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो पारस्परिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पारस्परिक, यानी उन्होंने समाज से जोड़ के सारी चीज़ें क्या बताई कि बच्चा हमेशा समाज से सीखता है, वाइगोत्स्की जी ने कहा। ठीक है ना, तो जो पारस्परिक शिक्षण होगा, आस पड़ोस से देख के वो क्या सीखेगा, उसमें उन्होंने कार्य। ठीक है, चलिए अब इसका क्या देखिए, जैसे संचालन कर रहे हों कुछ लोग और कोई हो, संक्षिप्तीकरण हो, प्रश्न पूछना हो, स्पष्ट कर रहे हो या भविष्यवाणी कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं पारस्परिक शिक्षण में। जो पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षक और छात्र के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना। क्या क्या? शिक्षक और छात्र के मध्य सामूहिक शिक्षक और छात्र के मध्य सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। देखिए, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने कक्षा कक्ष से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी
बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वो कोहल वर्ग की किस नैतिक सिद्धांत की ओर संकेत दे रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए। पहला कहता है औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था। देखिए यही उचित आंसर है इसका, पहला ही ऑप्शन हमारा इसका सही है। उचित अनुपालन और कानून व्यवस्था, औपचारिक चरण। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था कोहल वर्ग के सिद्धांतों की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन चौथी अवस्था है ये, फोर्थ स्टेज। इस स्थिति में क्या होता है कि लोग नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि एक 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित स्वभाव या व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, वो क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था में अक्खड़पन या परिपक्वता। देखिए बच्चे की अवस्था कितनी है? 14 वर्ष। 14 वर्ष यानी किशोर है। अब ध्यान से देखिए, 14 वर्ष में क्या होता है? बच्चा स्वायत्तता स्थापित करने का प्रयास करता है। क्या करता है? स्वायत्तता स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, और ये जो अवस्था होती है किशोरावस्था, इसमें लोग जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? मित्रवत संबंध बड़े प्रगाढ़ बन जाते हैं, इनके मित्रवत संबंध प्रगाढ़ बन जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए जो देविका है 14 वर्षीय किशोरावस्था में जीवन अपना जी रही है, वो अपने आप में पृथक या स्वनियंत्रित, खुद से नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डुई के अनुसार समुचित है? मतलब उनके हिसाब से कौन सा कथन उचित है? जॉन डीवी, यहाँ देखिए गलत लिखा है, जॉन डीवी। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? नकारात्मक बंद कर रहा है, इसलिए ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल, जॉन डीवी के अनुसार विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याएं सुलझाने के लिए खुद में ही सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, तो निगेटिव कथन आ गया ये, तो इसलिए ये गलत हुआ तर्क। और अगला है ऑप्शन डी, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमको बच्चे की भावनाओं को बिल्कुल सुनना है और उस पर समय देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है चालाघात या अप्रैक्सिया, पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया, वाक संबंध रोग एस्पीसिया या भाषाघात अफेसिया। अब ध्यान से देखिए, भाषा अवबोधन की बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़े से कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा अवबोधन। अब देखिए भाषा अवबोधन जो विकार होता है वो भाषाघात होता है। क्या होता है? भाषाघात। इसमें मस्तिष्क का एक ये मस्तिष्क का ऐसा जो है बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता या अस्पष्टता, यानी स्पष्टता के साथ बच्चे इसको दर्शा नहीं पाते हैं, और ये एक प्रकार का स्थायी विकार होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है? देखिए जब इसकी बात करते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है यह शोध आधारित नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। या चौथा ऑप्शन इसका कोई
अनुभवात्मक आधार नहीं है। देखिए ध्यान से, इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है ना, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो उनके अनुसार क्या था, उनके अनुसार था कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होता है वो प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, हमेशा एक ही क्षेत्र में अपने विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत में को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं वैध माना जा सकता है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता यानी डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों के समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्धि के अनुकूल सुसंगत नहीं है। जी के सुसंगत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इसको इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता यानी जो डिफरेंट इंटेलिजेंस है उनका मापन संभव नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हर व्यक्ति या हर जो बच्चा होगा वो अलग अलग बुद्धि लब्धि रखेगा और अलग अलग तरीके से वो चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा। इसलिए सभी का एक साथ मापन या एक ही प्रकार से मापन नहीं किया जा सकता या किसी चीज़ के अभाव में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद, ठीक है ना, ऑप्शन ए लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही नकारात्मक है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों, ये भी निगेटिव आंसर। अनुपयुक्त है क्योंकि सर्वाधिक अनुपयुक्त, निगेटिव आंसर। सबसे फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी लाभकारी है। ठीक है ना, व्यक्तिक विभेद यानी बच्चे एक दूसरे से, अगर सारे बच्चे एक ही जैसा समर्थन करने लगेंगे तो प्रश्न तो कोई उठाएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो एक दूसरे से व्यक्तिक विभेद होगा जिससे वह जो विद्यार्थी होंगे उनकी संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, क्यों आकलन प्रारंभ किया गया था, कि राष्ट्र विद्यालयी शिक्षा संगठनों या बोर्ड की सशक्तिकरण या शक्ति का केंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके। ये ऑप्शन डी विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता को प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। इससे क्या है कि जो विद्यालय हैं वो अपने जो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य जो विद्यालय हैं उनकी तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता को प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी क्विज का परिचालित करना, या स्व आकलन के कौशल को प्रतिमान करना। अब ध्यान से देखिए, सारे के सारे जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं वो क्या हैं, प्रश्न से संबंधित है। ठीक है ना, बच्चा किसी न किसी तरीके से प्रश्नों पर ही आधारित है। लेकिन जब चौथा आता है तो ये कह रहा है स्व आकलन। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है, स्व आकलन। अब स्व आकलन का मतलब होता है कि ये जो है मूल्यांकन पद्धति में आ जाता है। क्या आता है, मूल्यांकन पद्धति में। जब बच्चा खुद का आकलन करने लगे, खुद का मूल्यांकन करने लगे तो वो आकलन में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। मूल्यांकन, क्या इसका आंसर कह रहा है मूल्यांकन।
पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण या टर्निंग पॉइंट कौन सा है? यह सृजनशीलता, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि, यह अनुप्रयोग, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त करता है। यह है विश्लेषणात्मक। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए, आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है कि कुछ मापन आपको दे रखे हैं, मापक दे रखे हैं, उनमें से सबसे उत्तम परिणाम पाने की प्रवृत्ति कर सकता है कौन सा। कुछ आपको मेजरिंग डिवाइस दे दी जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में स्केल दे दी गई, पटरी दे दी गई, वर्नियर स्केल दे दिया गया, माइक्रोमीटर दे दिया गया, तो कौन से में सबसे उत्तम आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ये कैसा होगा, विश्लेषणात्मक होगा, जिसमें हम एक का दूसरे से तुलना कर कर विश्लेषण करेंगे। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सकती है या पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। ऑप्शन ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन बी, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करना। ऑप्शन सी, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की प्रायः तुलना करते रहना। और ऑप्शन डी, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षा है। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए सबसे उचित आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। बच्चे में जब आप ये विश्वास करेंगे, बेटा यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं, तो जब आप उनकी क्षमता में विश्वास करेंगे तो वो आपको बेहतर परिणाम भी देके जाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? आत्मविभोग, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, सेरेब्रल प्लासी, घर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, या नयन अवधान सक्रिय विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है। इसके लिए देखिए, ये जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये विकासात्मक जो है आपका उदाहरण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 15, कह रहा है वह शिक्षण शास्त्रीय तकनीक, विकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। ऑप्शन बी, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, उपचारात्मक शिक्षण, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये उपचारात्मक नहीं है। विभेदित अनुदेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है, और पारस्परिक शिक्षण भी नहीं होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव आंसर है, इसलिए ये इस प्रश्न पे नहीं है सही। अगला है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। वह सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व का ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदना के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, या बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। अब ध्यान से देखिए, जब प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं की बात करते हैं तो इसके लिए क्या होगा कि जो अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या करेगा, वो प्रयास करेगा और प्रतिभावान भी होगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता, समझ रहे हैं, ज़्यादा ही अगर वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो वो भी निम्न श्रेणी पा जाएगा। ठीक है,
इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म यानी सबसे सूक्ष्म प्रावधारणा की निर्माण पर। ऑप्शन बी, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। ऑप्शन सी, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। या ऑप्शन डी, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। ध्यान से देखिए, उपयुक्त के लिए जो सबसे उचित आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, कि जो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे हैं वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे, उनके लिए प्रावधाना हमें उनका निर्माण करना है। देखिए क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, विद्यालयों में समावेशन, ठीक है, क्या करेंगे, समावेशन उनका मुख्य केंद्र होगा। ठीक है, इसीलिए विशिष्ट श्रेणी वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए छोटे से छोटी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। अब देखिए, निस्सहायता निस्सहायता का मतलब होता है, निस्सहायता का मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर बेबसी, हताशा या विवशता जो होता है वो किस कारण से आ जाती है। ठीक है, अगर ये ऐसे कारण बच्चों के अंदर परिलक्षित हो रहे हैं तो इससे क्या होगा, बच्चों के आत्मविश्वास में कमी हो जाएगी। तो उपयुक्त ऑप्शंस को देखते हैं। इस व्यवहार को अर्जित कर लेने की वह सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावक की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, या अध्ययन को गंभीरतापूर्ण निहित नैतिक निर्णय। देखिए इसका उपयुक्त आंसर होगा कि बच्चे ऐसा व्यवहार अपने अंदर अर्जित कर लेते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते। ठीक है, ये होता है निस्सहायता का मुख्य कारण। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 हमारा, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी ला रहा है, ठीक है, या प्राप्त करता है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि, बताइए, अगर बच्चा आपके यहाँ लगातार निम्नतर श्रेणी लेके आ रहा है, ठीक है, निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है, तो उसके अभिभावक को आप क्या सहायता देंगे। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कामिक, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं या नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या घर पर परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। बताइए, देखिए इसके लिए सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा कि वे ऐसे बच्चों को अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करना चाहिए, यानी अध्यापक को जो है इन्वॉल्व रहना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ। ठीक है, वो उनको लगातार किसी न किसी माध्यम से अपने साथ जोड़े हुए रखें, जिससे उनके जो श्रेणी आ रही है उसमें आप परिवर्तन करा पाएँ। जितना बच्चा आपके निकट होगा, आपसे अपनी समस्याओं को साझा कर पाएगा। आपसे से मेरा अर्थ है शिक्षक के जितना पास होगा उतना ही वो उससे अपने समस्याओं को साझा कर पाएगा और उन समस्याओं का सही तरीके से हल भी ढूंढा जा सकेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में समस्या समाधान को क्या बाधित करता है। सबसे ज़्यादा क्या बाधित करता है, अंतर्दृष्टि या इंसाइट, मेंटल सेट्स या मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, एंट्रेंचमेंट, या फिक्सेशन निर्धारण। समस्या समाधान की बात आती है तो जो हमारी अंतर्दृष्टि है, ठीक है ना, अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती है। ध्यान से देखिए, नेगेटिव है, इसलिए हमको इसके लिए कौन सा ऑप्शन ढूंढना है उचित, नेगेटिव आंसर। तो जो अंतर्दृष्टि होती है वो कभी भी समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है। अंतर्दृष्टि हमको ओपन करती है, यानी दिमाग को खोल कर, यानी ओपन माइंड से आप समस्या को समझ सकते हैं, इसलिए अंतर्दृष्टि इसका उचित आंसर होगा। बाकी सारे जो है वो बाधित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। एक शिक्षक पाठ को
पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वो क्या कर रहा है या कर रही है, ठीक है। शिक्षक है जिसने पहले से कोई पाठ पढ़ा रखा है और उसका फिर से, ध्यान से देखिए, पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए, यानी पहले से पढ़े हुए पाठ से उनको जोड़ रहा है। तो शिक्षक जो है क्या कर रहा है इस स्थिति में? ऑप्शन ए, वो बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन बी, वो बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता को संदेश दे रही है। बिल्कुल गलत। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। बिल्कुल नहीं। आकलन की दृष्टि, अभी तो आप बच्चे को सारांश सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर या वो विद्यार्थी को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने हेतु प्रेरित कर रही है। बिल्कुल नहीं। याद करना, रटना, ये सारे क्या हैं, नकारात्मक आंसर होंगे। इसलिए वो बच्चों को क्या कर रही है, बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में मदद कर रही है। बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ठीक है, फिर से पढ़िए। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। मतलब जो एक बच्चे की मातृभाषा है वो दूसरे की सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में। तो दोनों में से कौन सी सामान्य प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता। ठीक है, देखिए इसके लिए जो हमारा सबसे सही आंसर होगा वो क्या होगा? विकासात्मक। बच्चा क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा? ठीक है, जब बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख रहा है और दूसरा बच्चा जो है उसी भाषा को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है, तो दोनों बच्चे विकासात्मक जो होंगे, विकासात्मक परिवर्तन करेंगे अपने अंदर, और उन्नतशील समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है। ठीक, यानी दोनों में विकासात्मक समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए संज्ञान भावना, ऑप्शन बी तनाव विलोपन, ऑप्शन सी निष्पत्ति चिंता, या ऑप्शन डी संज्ञान प्रतियोगिता। देखिए के लिए सबसे ज्यादा बेहतर आंसर क्या होगा? संज्ञान भावना। संज्ञान भावना को आपके प्रभावित करेगा जब आप तनाव में रहेंगे। ठीक है, परीक्षा में जब तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी तो क्या होगा? यह तथ्य आपके संज्ञान भावना को प्रदर्शित करेगा, और परीक्षा में तनाव जो है वो शिक्षार्थी के ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों पे प्रभाव डालेगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ऑप्शन ए, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने आरामदायक महसूस कर सकें। ऑप्शन बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। या ऑप्शन डी, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा कराया जा सकता है। देखिए, जब बच्चे के परामर्श के विषय में हम बात करेंगे तो बच्चा क्या होगा, ये वो अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 हमारा कह रहा है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेह तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशल को अधिक समय जिनमें वो प्रफुल्लित होता है, या संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति
से संबंध साहित्य पढ़ने तथा उनसे सीखने का के लिए कहना या उससे सीखने के लिए कहना। देखिए, उपयुक्त के लिए जब आप प्रश्न पढ़ेंगे, कह रहा है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए वो उन रंगमंचीय कौशल अधिक समय देना चाहिए जिनमें उसको सबसे ज़्यादा आनंद आता है। तो उसमें इसमें सबसे ज़्यादा आनंद आएगा, वो कार्य वो मन लगा के करेगा और उसी में उसके विकसित होने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। अगला कथन, अगला कथन हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे डैश अपनी वृद्धि व विकास हेतु तो कठोर अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, कौन सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट कर अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो देखिए, अब्राहम मैस्लो ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के हेतु कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कौन सा तत्व सहायक हो सकता है? ए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी अनुदेशन पद्धति पर टिके रहने। ऑप्शन डी, क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। देखिए, जब आप कहेंगे समानता बनाए रखने के लिए किसी एक ही पद्धति, तो एक ही पद्धति पर टिके नहीं रहेंगे, और 40 से 50 मिनट बढ़ा देना भी इसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसके लिए उपयुक्त आंसर है कि अध्यापक क्या करेगा, वो बच्चों द्वारा स्वायत्तता को बढ़ावा देगा और उनकी सहायता करेगा। सहायता करना पाठ या ढांचे के रूप में। अगला प्रश्न संख्या 28 कह रहा है परिपक्व विद्यार्थी। ठीक है, इस बात में विश्वास रखते हैं कि उनके मन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। ऑप्शन बी, बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्व शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं सहायता चाहते हैं। या ऑप्शन डी, कठिन कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन नहीं होते। देखिए, जो परिपक्व विद्यार्थी होता है वो क्या करता है, वो अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेंगे। अपनी परिपक्वता और अपनी बौद्धिकता के साथ वे सभी प्रकार के समाधान या हल कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संख्या 29, प्रश्न संख्या 29, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्ला कर व्यक्त नहीं करता। देखो, जब सबसे पहले बच्चा जाता है, पहली बार बच्चा जाता है तो क्या करता है, चिल्लाता है। लेकिन जब उसको पढ़ने की आदत हो जाती है और उसको प्राथमिक विद्यालय में भेजा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय में भेजा जाता है, तो वो चिल्लाता है क्योंकि उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इस व्यवहारिक जो परिवर्तन है का सैद्धांतिक आधार हो सकता है। क्या हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग विकास विभिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण लक्षण है। देखिए, इसके लिए क्या होता है, आप हमको पता है कि विभेद जो है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त कथन होगा, क्योंकि देखिए, जब भी विद्यार्थी पहली बार कक्षा में मुक्त रूप से चिल्लाता है, जबकि 2 वर्ष बाद वो जब उसी विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो वो चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, और बजाय इसके उसके गर्दन और पेशियां जो है वो तन जाती हैं कि अरे वाह, चलिए नए क्लास में आ गए, नए स्कूल में आ गए, या स्कूल में आ गए। उससे ये जो परिवर्तन होगा, क्या होगा, विभेद एकीकरण और विकास के लक्षण है। इसका मतलब ये हुआ कि विभेद यानी विश्लेषण, जांच और पदच्छेद। ठीक है, विश्लेषण, जांच और पदच्छेद और एकीकरण। ठीक है, इसका मतलब है एकीभाव या संघीकरण के जो विकास के लक्षण है, उनके अनुसार विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण
उपयुक्त के लिए सबसे उचित आंसर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मक को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता या का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गोद मतलब आप जितने भी बच्चे होंगे उन सभी का आईक्यू अलग अलग होगा, इसलिए ये कथन उपयुक्त नहीं है। अनुभव बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल करता है। अनुभव बच्चे के मस्तिष्क विकास पर प्रभाव न डालेगा ही डालेगा। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी बिल्कुल गलत है। तो उपयुक्त के लिए सबसे उपयुक्त कथन गया है सत्य कथन, वह है आनुवांशिकी बुनावट व्यक्ति की परिवेश गुणवत्ता प्रति या प्रति उत्तरात्मक को प्रभावित करती है। इज द राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दें। और आपको जितनी भी वीडियोस हैं इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विज और वीडियोस दोनों चीज वीडियो की पीडीएफ दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं जल्दी नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।